Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahilawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are preparing for IGNOU PGDRPC entrance exam, and today we will do class 4 of unit 5, which is disability studies and rehabilitation. So let's start. Last class में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि why Down syndrome is caused, and those you have answered. I really appreciate you, and I have checked the answers also. It's great, you have replied the correct answer. ठीक है? So Down syndrome is trisomy of chromosome 21. ठीक है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाते हैं. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. एंड कई बारी आप क्वेश्चन जो है नॉट फ्रॉम दिस डिसेबिलिटी यूनिट बट साइकोपैथोलॉजी के यूनिट से ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. एंड ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 कैन बी द ऑप्शन. ठीक है, देन यू हैव टू चूज दिस वन. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड कंसेप्ट एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, and today we will do psychological impact of disability across the lifespan. Okay, so what does it mean कि across lifespan कोई भी अगर person with disability है तो उनको क्या क्या go through करना पड़ता है, किस टाइप के psychological impact से उनको go through करना पड़ता है. And as we know कि lifespan का मतलब क्या होता है, एंटायर लाइफ, राइट, बिफोर बर्थ से लेके देन टिल डेथ, या यू कैन से टिल ओल्ड एज, जो पूरा लाइफ स्पैन रहता है उसमें कुछ ना कुछ टाइप की हमारी ग्रोथ रहती है, या हमारे अलग अलग रोल्स रहते हैं, हमारी अलग अलग नीड्स रिक्वायरमेंट्स रहती हैं लाइफ की, जो कि आपने लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा. अब जब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने लाइफ स्पैन से गो थ्रू कर रहा होता है, उन रिक्वायरमेंट से, उन नीड से वो गुजर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसको क्या क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से वो डील करते हैं विद द डिसेबिलिटीज़ एंड विद द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कॉज्ड बाय दैट डिसेबिलिटी, वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ साइकोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में जो हमारे लिए यूजफुल होंगे इसमें. ठीक है, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस टू डिसेबिलिटी, कि यानी अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसके क्या क्या साइकोलॉजिकल रिएक्शंस निकल के आ सकते हैं. ठीक है, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस टू डिसेबिलिटी. ओके, अब डिसेबिलिटी के बारे में पता चलना किसी इंसान को कि आई एम गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी, या तो वो बाई बर्थ उनके अंदर आई हो, अचानक से उस चीज़ के बारे में उनको पता चलना, या मे बी एक्सीडेंटल कुछ हुआ हो, एंड देन अ प्री हेल्दी पर्सन गेट सम डिसेबिलिटी. तो ये चीज़ कैसे होगी उनके लिए, ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ होगी. एकदम से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, है ना. सो फर्स्ट साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या निकलेगा, शॉक, कि ये क्या हो गया, ये कैसे, है ना. एंड देन नेक्स्ट क्या रिएक्शन आएगा कि नहीं नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो नेक्स्ट उनका रिएक्शन क्या आएगा, डिनायल का, है ना. कोई भी अनवांटेड चीज़ अगर हमारे साथ होती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम एक शॉक में जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, एंड देन हम एक डिनाइल फेज में जाते हैं. हम चाहते हैं कि जो हम सुन रहे हैं काश ये सच ना हो, है ना, ये झूठ है, दिस इज नॉट हैपनिंग. ठीक है, तो इस टाइप से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं. ओके, सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा, पहला होगा शॉक का रिएक्शन, एकदम से नंब हो जाएगा इंसान, है ना, एंड अनरियल लगेगा उसको कि यार ये मतलब क्या, जस्ट आई गॉट टू नो दिस थिंग, है ना. शॉक होगा फर्स्ट, यानी कि नंब हो जाएगा एंड अनरियल फील करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, डिनायल, कि उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा इंसान कि
दिस हैज़ हैपन टू मी, है ना। तो नेक्स्ट डिनाइल। ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये स्टेजेस में आते हैं, ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में आते हैं, तो यू शुड नो दैट, ठीक है, कि शॉक में आएगा पहले, उसके बाद डिनाइल में आएगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, रिफ्यूज करेगा उसको एक्सेप्ट करने में, है ना। अब डिनाइल के साथ साथ उसके जस्ट बाद क्या आएगा, फियर एंड एंग्जाइटी आएगी। उसको लगेगा कि अगर ये इश्यू है तो कहीं फ्यूचर में मेरे साथ कुछ और तो गलत नहीं होगा, या मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा अगर आई हैव टू लिव विद दिस थिंग। ओके, सो फियर एंड एंग्जाइटी उसके अंदर आ जाएगी। थर्ड स्टेप में आएगा फियर एंड एंग्जाइटी। देन फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, अब धीरे धीरे उसको लगेगा कि ही और शी इज लिविंग विद दैट इम्पेयरमेंट। तो वो जब उस लाइफ से थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करेगा तो सैडनेस आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, होपलेसनेस आ जाएगी कि अरे ये क्या हो गया, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डिप्रेशन, जिसमें सैडनेस एंड होपलेसनेस आ जाएगी। इंसान एकदम से मायूस हो जाएगा कि ये क्या हो गया। एंड देन उसके बाद गुस्सा आएगा कि वाई इट हैपेंड विद मी, या फिर किसी को ब्लेम करेंगे, है ना, खुद को ब्लेम करेंगे या अदर्स को ब्लेम करेंगे। एंगर, जैसे कुछ लोग ऐसा नहीं करते कि हो सकता है कि जैसे मेरे ही पिछले जन्म के में भी कुछ गलत कर्म रहे होंगे जिसका मुझे अब फल मिल रहा है, या फिर गॉड इज़ नॉट हैप्पी विद मी जिसका मुझे ये सज़ा मिल रही है। तो वो इस तरीके से ब्लेम करना शुरू कर देंगे अपने आप को, या मे बी दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देंगे फॉर दैट कंडीशन, ठीक है। काफ़ी एंगर का इसमें रहेगा उनके अंदर, ठीक है। एंगर, ब्लेमिंग सेल्फ और अदर्स यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो है जब वो लाइफ में उस इम्पेयरमेंट के साथ, उस डिसेबिलिटी के साथ वक्त गुजार रहे होंगे, तो अल्टीमेटली उनको एक्सेप्टेंस करना होगा, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ जाएगा, एडजस्ट करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, वो एक उनकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी, लाइफ का पार्ट बन जाएगा, तो अल्टीमेटली एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सो इन स्टेप्स के द्वारा एक्सेप्टेंस तक पहुंचता है इंसान, ठीक है। व्हेन इट बिकम्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, तो एडजस्टिंग टू रियलिटी हो जाती है यहाँ पे। ओके, अब ये होते हैं 6 स्टेप्स आपके रिएक्शंस टुवर्ड्स एनी डिसेबिलिटी। जब किसी को पता चलता है शुरू शुरू में कि ये डिसेबिलिटी हमारे साथ हो गई है या ये इम्पेयरमेंट हो गई है। अब इसमें ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं इनको अर्ली स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, या अर्लियर बोलते हैं, यानी कि ये शुरू के स्टेज हैं। ये जो 2 आते हैं डिप्रेशन एंड एंगर, इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो होता है आपका, ये लेटर स्टेज होती है, या यू कैन से फाइनल स्टेज, ठीक है। तो ब्रॉडर कैटेगरी स्टेज की 3 होती हैं, अर्लियर, इंटरमीडिएट एंड लेटर स्टेज। एंड ये उनके टाइप ऑफ रिएक्शंस उसमें होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ, इसके साथ साथ कुछ और टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है इन्हीं स्टेजेस के अंदर। वो यू कैन फाइंड दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो बिहेवियर हम देख लेते हैं, कौन कौन से अदर बिहेवियर या रिएक्शन इसमें आते हैं साथ के साथ, अदर बिहेवियर और रिएक्शंस। अब इसमें और क्या होगा, इंसान को जब पता चलेगा कि ओके ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू सम इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी जो कि औरों से काफ़ी अलग होती जा रही है मेरी सिचुएशन, तो दूसरों को अवॉइड करना शुरू करेगा, ठीक है। तो उनके बिहेवियर में क्या आएगा, अवॉइडेंस आएगा, ठीक है, स्टेइंग अवे फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या फ्रॉम पीपल, तो वो अवॉइडेंस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव जो रहते हैं रिएक्शंस या नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव इम्पैक्ट यू कैन से ड्यू टू डिसेबिलिटी इंसान के अंदर
वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ओके, और क्या होगा, या फिर रिग्रेशन मोड में चला जाएगा। रिग्रेशन हमने पढ़ा ही था, क्या होता है, गोइंग बैक टू एक्टिंग एज अ चाइल्ड, ठीक है, बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। तो या तो रिग्रेशन मोड में चला जाएगा। दे आर द एक्चुअल इम्पैक्ट, कि अगर डिसेबिलिटी हो रही है तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये एक तरीके से अदर बिहेवियर या रिएक्शन या इम्पैक्ट भी आप बोल सकते हैं। जब हम अभी पढ़ेंगे लाइफ स्पैन का तो उसमें आप देखेंगे ये इस तरीके से इम्पैक्ट की फॉर्म में ये चीज़ें आती हैं कि कैसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड करते हैं, गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, ठीक है, हॉस्टाइल हो जाते हैं। ओके, गिल्ट की फीलिंग कब आती है, जब वो फील करते हैं कि आई एम बीइंग पनिश्ड, है ना, जो एंगर वाला पार्ट होता है उसमें वो खुद को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम पे इट इज़ गिल्ट, ठीक है। एंड हॉस्टाइल हो जाते हैं, यानी कि दूसरों के प्रति काफ़ी गुस्सा शो करते हैं, तो हॉस्टिलिटी आ जाती है। ओके, तो ये तो हमने कर लिए मेजर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं या क्या और उनके बिहेवियर में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू एनी डिसेबिलिटी, ठीक है। अब ये होने के बाद इंसान को ज़रूरत है कि वो कोप करे इन चीज़ों से, है ना। पॉजिटिव कोपिंग कैसे हो सकती है, वो पॉजिटिव कोपिंग हो सकती है एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर करके, ताकि जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी इम्पेयरमेंट है, उसको कंपनसेट किया जा सके, है ना। या फिर ह्यूमर के द्वारा लाइफ में कुछ ह्यूमर ऐड करो कि उस चीज़ को जो कि एक इतना मेजर डिफ़िकल्टी की तरह है, उसको ह्यूमरस वे में लेके उसको थोड़ा छोटा करो, है ना, ये चीज़। या दूसरों से हेल्प एंड सपोर्ट लो, रोल मॉडल्स अपने बनाओ लाइफ में, है ना, या उनसे सीखो, लर्न फ्रॉम द रोल मॉडल्स, फ्यूचर को अच्छे से प्लान करो एंड स्ट्रेटेजिकली उसमें एक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोपिंग में आ जाएंगी। ओके, पॉजिटिव कोपिंग। तो इफ़ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन, देन हम पॉजिटिव कोपिंग के मैं आपको यहाँ लिखवा दूंगी 2-3 पॉइंट्स, बट बिफोर दैट यू कैन नोट देम डाउन। ओके, सो ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि ये इसी सीक्वेंस में होते हैं कि पहले शॉक होता है इंसान, उसके बाद डिनाइल मोड में जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पॉजिटिव कोपिंग की बात कर रहे थे। अब पॉजिटिव कोपिंग करने की ज़रूरत क्यों वैसे, क्योंकि अगर इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि अब हमें शौक लग गया उस चीज़ का, है ना, हमने उसको अपना भी लिया एज अ कि ठीक है दिस इज़ आवर रियलिटी, हमें इसी के साथ जीना है, लेकिन दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ का गोल क्या है कि हम अच्छे से वी लिव इन अ गुड मैनर, है ना। तो हमें एक्सेप्टेंस के साथ एंड एडजस्टमेंट के साथ जो है वी हैव टू स्पेंड द लाइफ, लेकिन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनल गोल है वो एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट का है, टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। ओके, तो इस गोल को अचीव करने के लिए पॉजिटिव कोपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव कोपिंग कैसे अचीव करी जा सकती है, या तो कंपनसेट करें बाय एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, है ना, कंपनसेट बाय लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है। या और क्या बताया था मैंने, ह्यूमर को यूज करें, है ना, यूजिंग ह्यूमर। जहाँ हमें हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम वहाँ मतलब हिचके नहीं, है ना, सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट, प्लान फॉर द फ्यूचर, एंड रोल मॉडल्स से सीखें, है ना, लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स।
जो मॉडलिंग का कंसेप्ट होता है लर्निंग में आपका, वो यहाँ पे PWDs के केस में बहुत ही काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सो लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स, जिससे कि मोटिवेशन मिले, इंस्पायर हो इंसान, एंड व्हेन दे हैव कि रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ देम कि ओके दिस पर्सन वाज आल्सो लाइक मी, and but this person has worked in so many aspects and then achieved this much in life, he or she is living a fulfilled life, happy, achieving the targets, so I can also do that, है ना। so यहाँ से बहुत motivation and inspiration मिलता है। so learning from role models is a very crucial point, okay। so if you want you can note these points। ओके सो अब यहाँ से हम डेवलपमेंटल स्टेजेस का शुरू करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेजेस में सबसे पहले क्या होता है कि ऑफ कोर्स व्हेन द बेबी इज़ नॉट बॉर्न, ठीक है, सो पेरेंट्स नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ द बेबी थ्रू टेस्ट एंड अदर थिंग्स, है ना। तो क्या होता है शुरू शुरू में व्हेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेरेंट्स गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, है ना, एंड हो सकता है किसी टेस्ट में ये निकल के आ जाए कि ओके द बेबी इज हैविंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इशू, ओके, विच कैन बी अ डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, अगेन सबसे पहला रिएक्शन जो पेरेंट्स का निकलेगा वो क्या होगा, शॉक, है ना। वही जो PWD के केस में हमने रिएक्शंस पढ़े थे, सेम वही रिएक्शन उनके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब चाइल्ड को वो चीज़ पता नहीं चल रही लेकिन पेरेंट्स को पता चल रही है, ठीक है। या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या जस्ट आफ्टर द बर्थ व्हेन चाइल्ड इज लाइक इन्फेंट और टॉडलर, तो उस टाइम पे उस चीज़ को कौन फेस करेगा, अगर कोई डिसेबिलिटी हुई तो पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स, इमीडिएट फैमिली। तो जब उनको फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि देयर इज सम डिसेबिलिटी विद द चाइल्ड, तो सबसे पहले क्या होगा, शॉक हो जाएंगे, देन डिनाइल फेज में जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट, एंड क्या करेंगे पेरेंट्स मल्टीपल डायग्नोसिस कराएंगे, उस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे कि ये हो सकता है हमारे बच्चे के साथ। तो वो यहाँ से वहाँ से हर तरीके से उस चीज़ को टेस्ट एंड डायग्नोस कराने की कोशिश करेंगे, डिनाइल मोड में रहेंगे कंप्लीटली। उसके बाद एंग्जाइटी, फियर आना शुरू हो जाएगा, है ना, एंड देन डिप्रेशन, जैसे कि हमने बात की, एंगर आएगा तो क्या करेंगे, वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाएंगे कि हमने पेरेंट्स बनने की ही गलत सोची, वी शुड हैव नॉट गॉन फॉर पेरेंटहुड, है ना। वो खुद को ब्लेम करने लग जाएंगे कि शायद हमारी कोई गलती है जिसकी वजह से हमारे बच्चे को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, या गॉड इज पनिशिंग अस फॉर समथिंग, बिकमिंग अ पेरेंट और गोइंग थ्रू पेरेंटहुड इज़ अ मिस्टेक। तो इस टाइप से वो खुद को या सिचुएशंस को जो है ब्लेम करना शुरू कर देंगे व्हेन दे आर एंग्री, ओके। एंड देन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, एंड उनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख रहेगा कि अगर हम पेरेंट्स नहीं बनने की सोचते तो आज हमारे बच्चे के साथ ये नहीं होता, अब शायद ये हमारी गलती है कि वी चूज़ पेरेंटहुड एंड नाउ आवर चाइल्ड विल बी लेबल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से पेरेंट्स जो है काफ़ी टर्मोइल, साइकोलॉजिकल टर्मोइल से यहाँ गुजरते हैं, ओके। सो डेवलपमेंटल स्टेजेस हम कर रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहली स्टेज क्या होगी, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, या फिर बिफोर बर्थ की भी यू कैन से, यहाँ पे बिफोर बर्थ भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में पेरेंट्स को ये बिफोर बर्थ भी पता चल जाता है थ्रू डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव टोल्ड यू कि पेरेंट्स के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा, है ना। तो वो इस तरीके से यहाँ पे उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो हमने देखा था, शॉक, डिनाइल एंड ऑल। तो अब यहाँ पे जो आपका पेरेंटल रिएक्शन है वो दो तरीके के मॉडल से डिफाइन हो सकता है।
अब इस स्टेज में बिफोर बर्थ है, इन्फेंसी है, टॉडलरहुड में है, यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ रहा है या उसका क्या साइकोलॉजिकल रिएक्शन निकल रहा है, उसकी बात यहाँ नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे फैमिली को ही ये चीज़ समझ में आ रही है, तो यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर होगा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होगा। तो व्हाट इज देयर रिएक्शन, व्हाट विल बी देयर रिएक्शंस, पेरेंट्स रिएक्शन को दो मॉडल्स के साथ यहां समझा जा सकता है, ठीक है। वन इज ट्रेजेडी मॉडल एंड अनदर इज स्टेज मॉडल। ठीक है, ट्रेजेडी मॉडल में क्या रहेगा कि चीज़ को एक ट्रेजेडी की तरह ले लेना, एक पनिशमेंट की तरह ले लेना, एंड देन लाइफ टाइम एक केयर गिवर के बर्डन को लेके चलना, है ना, एंड उस चीज़ को मतलब एज अ, ठीक है, एक वो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ और उसको एडजस्ट करने की कोशिश ना करना, उसमें कोप करने की कोशिश ना करना, एंड सिर्फ और सिर्फ एज अ ट्रेजेडी ही उसको लाइफ लॉन्ग लेके चलना, एंड केयर गिवर बर्डन को लेके चलना, ठीक है, लाइफ लॉन्ग ट्रेजेडी लेके चलना, केयर गिवर का बर्डन, क्योंकि पेरेंट्स आर द केयर गिवर फॉर द चाइल्ड, है ना। सिर्फ इसी के इर्द गिर्द जो है जब उनकी लाइफ या उनकी थिंकिंग घूमती है, तो इट इज ट्रेजेडी मॉडल, ठीक है। स्टेज मॉडल में क्या होगा, स्टेज मॉडल में हमारा जो लास्ट होता है वो हमने देखा था, जो स्टेजेस हमने की थी इट इज सेम, ठीक है, जो हम अभी 6 स्टेजेस हमने की थी ना, स्टेज मॉडल में वही आएंगी। स्टेज मॉडल में डिफरेंस क्या आ जाता है कि आप हर तरीके के नेगेटिव इमोशन से गुजरने के बाद भी आपको लास्ट में ये समझ आता है कि दिस इज द रियलिटी ऑफ our life, yeah, this is the reality of my child and I have to support him in achieving adjustment, in achieving coping with this situation, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स काम करते हैं इन स्टेज मॉडल में, ओके। सो यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट इन पॉजिटिव कोपिंग, ठीक है। स्टेजेस वही 6 रहेंगे जो मैंने आपको बताया, ओके। स्टेज मॉडल इज दैट ओनली, बस ये है कि वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे क्या है वो रिएक्शंस जो आएंगे वो पेरेंट्स के आएंगे, ओके। सो यहाँ पे आपका ये मॉडल होता है, एंड पेरेंट्स का जो रिएक्शन है वो और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या और किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। ये अब पता चला किसी को कि डिसेबिलिटी है, अब उसमें ट्रीटमेंट भी होगा, है ना, उसमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग जैसे स्पेशली बाय बर्थ अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट आ जाती है, तो स्पेशली इन आवर सोसाइटी लोग कहते हैं कि दिस मे बी ड्यू टू सम पास्ट कर्मास या सम पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड, है ना, ये बहुत सुनने में आपको रहता भी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अवेयरनेस या एजुकेट कितनी है फैमिली, उसका रोल आ जाता है। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं किसी भी फैमिली के या पेरेंट्स के रोल को, who are the parents of child with disability, ठीक है। सो पेरेंटल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनका रिएक्शन डिपेंड्स ऑन या फिर अफेक्टेड बाय, वो हम यहां देखते हैं क्या, एक तो इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, देन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट द डिसेबिलिटी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ओके, एंड सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी, कम्युनिटी से उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है।
ठीक है, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो वो भी कितनी सपोर्टिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो ही इतनी मतलब सुपरस्टिशियस हो या अनसपोर्टिव हो कि आपको कम्युनिटी से ही हेल्प ना मिले, देन यू विल फील लाइक कि ओके वी आर वेरी डिफरेंट एंड हमारे चाइल्ड के साथ ही क्या हो गया है ना। तो इस तरीके की पेरेंट्स कैन गो थ्रू दीज टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल रिएक्शंस या इम्पैक्ट, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, देन हम चाइल्डहुड के बारे में करेंगे। ओके, सो अब हम करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ आवर लाइफ स्पैन विच इज़ चाइल्डहुड, ठीक है। अब चाइल्डहुड में क्या होता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स से गो थ्रू करता है बच्चा, एंड उन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को सक्सेसफुली अचीव करना इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ हेल्दी चाइल्ड। ओके, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चा फिजिकल कंट्रोल गेन करना शुरू करता है अपनी बॉडी का, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स गेन करता है ना। एंड एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाना शुरू करता है, स्कूल्स में, प्रेप में एडमिशन लेना या उसको होता है ना। तो धीरे धीरे जो है फैमिली के अलावा वो बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे उसकी लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप होती हैं, एंड दैट्स हाउ दैट चाइल्ड इंटरेक्ट विद द फैमिली, द स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी चाइल्डहुड में आती हैं। ओके, सो सेकेंड इज योर चाइल्डहुड, ठीक है। अब चाइल्डहुड में मेन क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आते हैं, है ना। फिजिकल कंट्रोल बच्चा सीखता है, जैसे उठना बैठना, अपने आप से चलना, है ना। और क्या रहता है, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है बच्चे की, बाहर पेरेंट्स के अलावा सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करता है ना, इंटरेक्ट विद सोसाइटी, एंड लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप होती हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स होंगी क्योंकि इंटरेक्शन करना है, पढ़ना है, तो लैंग्वेज स्किल्स का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स आपके हैं जो कि चाइल्डहुड में होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई चाइल्ड है विद डिसेबिलिटी, तो उसके केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स उसमें हो सकता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड डिसेबिलिटी हो तो ये हो सकता है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो तो उसको एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है ना, या फिजिकल कोई डिसेबिलिटी हो तो उसको ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत आ सकती है। कोई इसी तरीके से कोई भी अगर माइलस्टोन उसका नहीं सक्सेसफुल हुआ है तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी होगी अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी में, ठीक है। तो उसको वो जो डिफरेंस है जब वो देखेगा, समझना शुरू करेगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो उसको पता चलेगा कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज, है ना। तो अब इस केस में जब नया नया उस बच्चे को पता चलेगा तो उसको कैसे वो उस चीज़ को परसीव करे, कैसे उसको ले, उसको नहीं आइडिया है ना। दिस चाइल्ड इज़ अ स्मॉल चाइल्ड राइट नाउ, ठीक है। तो उसको नहीं समझ, उसको नहीं पता कि कैसे मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूं या मैं इस चीज़ को किस तरीके से परसीव करूं। तो लेकिन उसको इतनी समझ आ रही है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि उसने एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देखे हैं कि ये भी ऐसे है, बट वाई आई एम नॉट लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल किसका आएगा, पेरेंट्स का एंड फैमिली का। वो उस बच्चे को किस टाइप से वैल्यू दे रहे हैं, किस टाइप से उस डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग में अबाउट दैट डिसेबिलिटी, ठीक है। सो फैमिली या पेरेंट्स क्या वैल्यू एंड क्या डेफिनेशंस दे रहे हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट वैल्यू एंड definitions family or parents give to the child with disability. What values
फैमिली और पेरेंट्स गिव टू द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। अब इन वैल्यूज में क्या हो सकता है कि या तो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हों, है ना, या क्रिटिसाइज करते हो बच्चे को बात बात पे कि ठीक से ये काम नहीं हो रहा, तुमसे कुछ ढंग से नहीं होता, या बात बात पे अगर मतलब वो थोड़ा बहुत खुद से कुछ करने की कोशिश करें तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं कि उनको करने ही ना दें, सब कुछ आगे से आगे उनके लिए चीज़ें करके रख दें, है ना, या तो इस टाइप के पेरेंट्स हो सकते हैं। तो अगर इस टाइप के पेरेंट्स हुए, मतलब पेरेंट्स का वैल्यू सिस्टम या ये सब चीज़ें अगर इस टाइप की हुई कि इफ़ पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव या क्रिटिक हुए, तो क्या होगा, इसका क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे पे, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो डैमेज हो जाएगी, है ना। अब बार बार अगर किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो ऑफ कोर्स इट विल इम्पैक्ट देयर सेल्फ एस्टीम, एंड आगे से आगे अगर चीज़ करके भी दोगे तो देन ऑल्सो एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आ रहा है चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के लिए, डैमेजिंग द सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड, ठीक है, विद डिसेबिलिटी। अब इसके ऑपोजिट अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि एम्पैथी शो करेंगे, इतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहेंगे कि मतलब बच्चे को कुछ सीखने करने ही ना दें, अगर बच्चे को सब कुछ अपने आप से करके देंगे तो उसकी जो हमने बोला था कि कंपनसेशन के लिए स्किल्स लर्न करनी है वो तो वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो अगर एम्पैथी करेंगे शो एंड ऑटोनोमस उसका बिहेवियर डेवलप होने देंगे, यानी कि अलाउ करेंगे ऑटोनॉमी टू डेवलप इन द चाइल्ड, कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने थोड़ा बहुत, है ना, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखेंगे, तो ऐसे पेरेंट्स जब होंगे तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्दी सेल्फ एस्टीम बच्चे के डेवलप होगी। सो इट विल बी अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन दैट केस, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड में अगर एम्पैथेटिक होंगे पेरेंट्स, एम्पैथी शो करेंगे या अलाउइंग ऑटोनॉमी धीरे धीरे उसको स्किल्स सिखा के उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखेंगे, जहां ज़रूरत है वहां गाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, चाइल्ड जो है उसकी हेल्दी सेल्फ एस्टीम रहेगी। Okay, so these are the psychological impact. This is negative impact, ठीक है, and this is the positive impact. Okay, so if you want you can note it down, then हम आगे के और क्राइटेरियाज करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखा सबसे पहले तो कि चाइल्ड कैसे उस चीज़ को परसीव करता है, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, ठीक है। अब चाइल्डहुड में और क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन, है ना। सो एजुकेशन सिस्टम के केस में क्या होगा, यहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम में यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है बच्चे के पास, या तो वो रेगुलर स्कूल में जाए या फिर वो स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल में जाए, ठीक है, जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर हो, उनका अपना करिकुलम हो, ठीक। तो अगर तो वो रेगुलर स्कूल चूज करते हैं, ठीक है, रेगुलर स्कूल का ऑप्शन है बच्चे के पास, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के पास, एंड स्पेशल एजुकेशन का, ठीक है, स्कूल्स विद स्पेशल एजुकेशन।
रेगुलर स्कूल में जाएगा तो क्या होगा, रेगुलर स्कूल में जाएगा तो ऑफ कोर्स जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ इक्वालिटी फील होगी, ये फील होगा कि हाँ सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो औरों को मिल रहा है वही मुझे भी मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सेम तरीके से उसके सामने रखी जाएंगी, प्लेटफॉर्म सेम होगा, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होगा। ओके, बट यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उस बच्चे के ऊपर, अगर सपोज करो बच्चा किसी चीज़ में उसको इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, तो उसको बहुत प्रेशराइज फील होगा, है ना, उसको स्ट्रेस लगेगा, उसको फ्रस्ट्रेशन होगी। अब चीज़ें बाकी के बच्चों को सपोज अगर समझ आ रही हैं एंड किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है एंड क्लास में उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, है ना। तो इस टाइप के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसको पड़ेंगे अगर वो रेगुलर क्लास में, रेगुलर स्कूल में जाता है तो। हालांकि वहाँ पे उसको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन देयर आर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट टू दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे मिलता क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा इन चीजों का, कि प्रेशर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें आ जाएंगी बच्चे के अंदर। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, प्रेशर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का तो मैंने एग्जांपल दिया, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मे बी फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो। तो जब वो बच्चा देखेगा कि दूसरे बच्चे तो खेल रहे हैं, हो सकता है उसको फुटबॉल पसंद आए एंड उसको हो सकता है कि लेग से रिलेटेड कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, तो उसको वो चीज़ डिमोटिवेटिंग हो जाएगी उसके लिए, है ना, स्ट्रेसफुल हो जाएगी। तो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, किसी भी डिसेबिलिटी का हो सकता है, जहाँ पे वो कंपैरिजन करें एंड देन उसको लगे कि बाकी तो इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, बाकी तो इतना सारा कुछ उस चीज़ में इतने एक्सपर्ट हैं, एज इफ एंड आई एम लैगिंग सो मच एंड आई कांट इवन ट्राई दीज थिंग्स। तो या फिर ट्राई करने के बाद भी आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, इस टाइप की फीलिंग बच्चे के अंदर आ सकती हैं एंड वो काफ़ी प्रेशर, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में वो बच्चा आ सकता है। दीज आर द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ रेगुलर स्कूल या रेगुलर एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ पे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, उनका करिकुलम स्पेशली डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे एकेडमिक में बहुत फोकस रहता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, वहाँ एकेडमिक्स को उतना वो नहीं दिया जाता, वहाँ पे बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। उनका मोटिव ये होता है कि बच्चे को जो डिसेबिलिटी है इसके साथ वो अच्छे से कोप करना, एडजस्ट करना सीखे। ठीक है, एंड वो ऐसी स्किल एक्वायर करे बच्चा जिससे कि वो डेली लाइफ उसकी इजी हो एंड कल को एम्प्लॉयमेंट उसे मिल सके। ठीक है, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बच्चा जनरेट कर सके, ये मोटिव होता है स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक तो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं हु आर द ट्रेन्ड सर्टिफाइड एजुकेटर्स। ठीक है, एंड और क्या होता है, स्पेशल करिकुलम होता है इनका, स्पेशली डिजाइन करिकुलम। ओके, एंड इनकी क्या इनका मोटिव रहता है कि डेली लाइफ की जो स्किल्स हैं, डेली लाइफ की स्किल्स बच्चे को सिखाई जाती हैं एंड वोकेशनल स्किल्स, ताकि कल को एम्प्लॉयमेंट इजी हो। ओके, तो यहाँ क्या होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ बच्चे के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। जैसे जैसे उसको उसके ऊपर बर्डन फील नहीं होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसकी कैपेबिलिटीज को, उसके एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए उस टाइप से कोर्स डिजाइन किए जाएंगे, उस टाइप से स्किल्स सिखाई जाएंगी एंड जब वो उसमें एक एक करके चीज़ों को अचीव करेगा तो यहाँ क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। यहाँ पे दिस इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये था नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा,
एंड अचीवमेंट्स उसको फील होंगी, ठीक है। तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो यू कैन नोट इट डाउन, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ओके, अब हमने एजुकेशन सिस्टम देख लिया। चाइल्डहुड में और क्या होता है, सोशली भी इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। इस दौरान बच्चे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जनरली बच्चे किस बेसिस पे बनाते हैं, जब उनको लगता है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना। मुझे ये खेलना पसंद है, आपको भी खेलना पसंद है, ओके वी आर फ्रेंड्स, है ना। मुझे ये खाना पसंद है, मेरा फेवरेट प्लेयर ये, मेरा फेवरेट एक्टर ये है। तो इस तरीके से जब बच्चों को आपस में सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं तो बहुत जल्दी वो डेवलप हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। ज़्यादातर इसी तरीके से बच्चे की फ्रेंडशिप्स जो हैं वो शुरू होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब बच्चा देखता है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना, एंड नॉट जस्ट कि वो क्या फील कर रहा है, इवन जो बाकी के बच्चे हैं वो भी दे थिंक कि दिस चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अस। वो उसको डिफरेंट तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं या डिफरेंट तरीके से रिएक्शंस देते हैं। समटाइम्स पिटी का रिएक्शन देना, समटाइम्स बुली करना, समटाइम्स कंपैशन भी शो करना, ठीक है। तो बच्चे भी जो दूसरे हैं दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस उस बच्चे की तरफ दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है एक्सपोजर उसको मिल जाता है टू अदर चिल्ड्रन, टू द सोसाइटी, अदर पीपल, है ना। तो वो भी ये देखता है कि ओके मेरे को देख के ये बच्चा मुंह बना रहा है, या मेरे को ये देख के बुली कर रहा है, या ये नेगेटिव बोल रहा है, या ये मेरे ऊपर ओवर ही पिटी शो कर रहा है। तो इस टाइप की जब चीज़ें चाइल्ड विद डिसेबिलिटी देखता है, दूसरों की तरफ से ये रिएक्शंस देखता है, तो कई बार क्या होता है कि वो इन चीज़ों को इंटरनलाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। इंटरनलाइज करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि उसको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ही कोई कमी है, एंड आई एम नॉट दैट वर्दी कि लोग मेरे फ्रेंड्स बने, है ना। या उनकी जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी होती है उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, मेडिकेशन के लिए जाना पड़ता है, तो उनके शेड्यूल्स अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। तो वहाँ पे भी एक गैप आ जाता है फ्रेंड्स बनाने में। तो इस तरीके से वो जो ये कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं इन मेकिंग फ्रेंड्स, इससे क्या फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो जाता है कि बच्चा जो है वो अकेला रह जाता है, ठीक है। सोशल आइसोलेशन की तरफ बच्चा जाने लग जाता है अगर उस चीज़ को ठीक से गाइड नहीं किया जाए, ठीक है, या ठीक से कोप नहीं किया जाए। तो बच्चा सोशल आइसोलेशन की तरफ जाने लग जाता है, उसको एंग्जाइटी होने लग जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंड सेल्फ वर्थ लो हो सकता है, ठीक है। दीज आर फ्यू ऑफ द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, वी कैन राइट some points. So social interaction and making friends is your third point under childhood. Interaction and making friends. क्या बताया मैंने, फ्रेंड्स किसके बेसिस पे बनते हैं, सिमिलैरिटी के बेसिस पे मोस्टली, ठीक है। जनरली जो हम देखते हैं। एंड चाइल्ड विद डिसेबिलिटी क्या है, डिफरेंट है, ओके, एंड डिफरेंट स्केड्यूल है उनके। दे फेस लॉट्स ऑफ प्रिजुडिसेस फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, है ना। इससे क्या होता है, जो भी मैंने बताया, या बुली या पिटी, इन सम केसेस, वेरी रेयर केसेस कंपैशन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो ये स्टिग्मा आता है फ्रॉम अदर पीपल, इसको वो इंटरनलाइज करने लग जाते हैं, ठीक है। सो दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा ड्यू टू विच दे कैन इंटरनलाइज दीज नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है, या दीज नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट दे आर अनवर्दी, लेस कैपेबल, नॉट एज ऑटोनोमस एज अदर चिल्ड्रन, है ना। उनकी तरह वो उतने ऑटोनोमस नहीं हैं। तो जब वो इंटरनलाइज उनका जो बिहेवियर है डिस्क्रिमिनेशन का,
या स्टिग्मा जो है ड्यू टू अदर चिल्ड्रन, क्या होगा, इंटरनलाइज करेंगे नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को। ओके, एंड क्या हो सकता है इससे, वो खुद को ब्लेम करेंगे, है ना, दैट वी आर अनवर्दी, इस टाइप की उनके अंदर फीलिंग आएगी। मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा है। आप चाहे तो अपने नोट्स में इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। अनवर्दी हो जाते हैं, इनको लगता है हम लेस कैपेबल हैं, एंड हम उतने ऑटोनोमस नहीं है कि जैसे ये सब कुछ अपना काम सबसे कर लेते हैं अपने आप से इंडिपेंडेंटली, हम उतने ऑटोनोमस नहीं है, ठीक है। ये फीलिंग उसके अंदर, बच्चे के अंदर आ जाती है। हमें बार बार सबकी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, नॉट फुली ऑटोनोमस। ठीक है, अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बच्चे के ऊपर, सोशल आइसोलेशन, है ना। सबसे पहले मैंने बताया फ्रेंडशिप्स बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा बच्चा, सोशल आइसोलेशन आएगी। दीज आर द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, ठीक है। एंग्जाइटी आ सकती है बच्चे के अंदर, डिप्रेशन आ सकता है, एंड लो सेल्फ वर्थ, ठीक है। जैसे वो सोच रहा है ना कि आई एम अनवर्दी, लेस कैपेबल, तो सेल्फ वर्थ जो है वो लो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बच्चा न्यू स्किल्स सीखे, रोल मॉडल से लर्न करे, है ना। तो चाइल्डहुड में इस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा आपका लर्निंग न्यू स्किल्स एंड लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स, ठीक है। एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स। अब यहाँ पे ये चीज़ कैसा इम्पैक्ट करेगी, ये इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी, ठीक है। अगर चाइल्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव कोपिंग की तरफ लेके जाएगी चाइल्ड को, है ना। अब ये जो यहाँ पे रोल मॉडल्स है ना, ये रोल मॉडल्स दैट कैन बी विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी का रोल मॉडल एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ही होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो एनी पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो बी द रोल मॉडल, ठीक। सो रोल मॉडल कैन बी पर्सन विद डिसेबिलिटी, विद और विदाउट। पहले तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या इम्पैक्ट आएगा, यहाँ से चाइल्ड इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा। सो दीज आर द पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इम्पैक्ट आएंगे आपके इंस्पायर एंड मोटिवेट, ठीक। सो चाइल्डहुड में जो चीज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है बच्चे की लाइफ में, वो क्या है, एक तो एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स, और क्या देखा हमने, स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। सो दे कैन ब्रिंग सम गुड पॉजिटिव कोपिंग एंड गुड इम्पैक्ट। एंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमने देख लिए किस तरीके से आते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आया है। चाइल्डहुड यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे एडोलेसेंस, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। ओके, सो अब हम पहुंचते हैं थर्ड स्टेज पे, विच इज एडोलेसेंस। चाइल्डहुड हमने देख लिया, अब बच्चा एडोलेसेंस की तरफ गया, टीनेज की तरफ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं मेनली एडोलेसेंस में।
ये जो टाइम होता है ये प्यूबर्टी का टाइम होता है। यहाँ पे बॉडी में हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं, बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड एडोलेसेंट्स दे स्टार्ट नोइंग देयर सेक्सुअलिटी, ठीक है, नोइंग एंड एक्सेप्टिंग देयर सेक्सुअलिटी बेसिकली, और करियर चॉइसेस बनानी शुरू कर देते हैं यहाँ पे, है ना, एंड रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं चीज़ों की कि ये या आई हैव डन दिस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेल्फ आइडेंटिटी। एडोलेसेंस में सेल्फ आइडेंटिटी बनानी शुरू कर देते हैं एडोलेसेंट्स। उसमें क्या होता है कि हाँ हमारी कुछ पर्सनल वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ मी, है ना, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो टीन्स में आनी शुरू हो जाती हैं। एंड दे नो दैट दे बिलोंग टू सम फैमिली बट दे आर एन इंडिविजुअल एज वेल, दे हैव सम पर्सनल चॉइसेस, दे हैव सम पर्सनल गोल्स, वैल्यू सिस्टम, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से दे स्टार्ट इंडिविजुएटिंग फ्रॉम द फैमिली, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली बट दे स्टिल स्टार्ट इंडिविजुएटिंग फ्रॉम द फैमिली, वो अपने इंडिविजुअलाइजेशन पहचाननी शुरू कर देते हैं। तो ये मेजर आपके चीज़ें होती हैं इन एडोलेसेंस, ठीक है। सो वी कैन राइट कि क्या क्या होता है, हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, टाइम ऑफ प्यूबर्टी, accepting their sexuality, करियर चॉइसेस बनाते हैं, एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड take accountability of their actions. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी आपकी बनती है एडोलेसेंस एज में, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंस से अगर कोई क्वेश्चन बनता है जनरली तो वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर ही बनता है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ये बात तो हमने कर ली कि इन नॉर्मल कंडीशंस एडोलेसेंस में ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड विद डिसेबिलिटी कि व्हाट दैट चाइल्ड विल गो थ्रू, ठीक है। सो अब टाइम ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनको इश्यूज आ जाते हैं समटाइम्स रिलेटेड टू देयर पोस्चर या देयर मोबिलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ओके। सो टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी क्या प्रॉब्लम लेके आता है, प्रॉब्लम्स ऑफ पोस्चर, ठीक है, पोस्चर के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, या मोबिलिटी के, या बॉडी बैलेंस करने के, ठीक है। इस टाइप के इश्यूज प्यूबर्टी में आने शुरू हो जाते हैं चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को, ठीक है। ये जो ग्रीन से लिख रही हूं मैं, ये चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। और क्या क्या डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंजेस, ये सब एक ही में है ना। एंड जो सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी में जनरली बच्चे कैसे सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि हाँ दे नो दे बिलोंग टू सम फैमिली, लेकिन वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी जो है जानना बनाना शुरू कर देते हैं कि दिस इज मी, दीज आर माई वैल्यू सिस्टम्स, मैं इस तरीके से सोचता हूँ, ये मेरी चॉइसेस हैं, ये मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, ये सारी चीज़ें है ना। लेकिन चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के लिए ये सेल्फ आइडेंटिटी बनाना, इंडिविजुएट करना फ्रॉम द फैमिली, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि वो फैमिली पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं। एंड देन वहाँ से अपने आप को इस तरीके से फॉर्मेशन करना दिमाग में, या अपनी इंडिविजुअलिटी को अलग तरीके से बनाना, ये उनके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल काम हो जाता है, ठीक है। एंड दे फील कि विदाउट द फैमिली वी आर नेवर कंप्लीट, ठीक। सो ये आपके मेन इशू रहता है इस स्टेज में चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को कि इंडिविजुएटिंग फ्रॉम फैमिली
इज स्ट्रेसफुल। ठीक है। एंड और इसमें क्या होता है, जब जैसे बच्चे सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हैं, स्पेशली टीन एज में, एडोलेसेंस में, क्या होता है कि हर कोई अपनी लाइफ का हीरो होता है ना। एंड स्पेशली जब बच्चों को ये लगता है कि ओके आई एम गुड इन समथिंग, आई एम बेस्ट इन समथिंग, मे बी स्पोर्ट्स, म्यूजिक या एकेडमिक्स, तो बाकी बच्चे भी उसको ऐसे देखते हैं कि ओ ये तो इस फील्ड का हीरो है एकदम, है ना। तो उस बच्चे को काफ़ी रिकॉग्निशन, काफ़ी प्रेज मिलता है अमंग द पीयर्स, है ना। इस टाइप की ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पे जब चाइल्ड विद डिसेबिलिटी इस चीज़ को देखता है तो वो ये सोचता है कि जब जो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अगर वो हीरो है, तो इन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा लो है, जैसे कि मैं तो लैग कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, सो आई एम एट द बॉटम, है ना। सो इससे क्या होगा, बच्चे की, एडोलेसेंट की क्या होगा, सेल्फ इमेज पुअर हो जाएगी। एंड उसको एक सेंस ऑफ रिजेक्शन फील होगा कि अगर ये इस बच्चे को, इस हीरो को इतना प्रेज कर रहे हैं, इतना इसको मानते हैं, तो मेरे को तो ये दे विल रिजेक्ट, है ना। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो यहाँ पे पुअर सेल्फ इमेज हो जाएगी बच्चे की, बच्चे को सेंस ऑफ रिजेक्शन फील होगा। एंड फिर वो उसको करेगा कोशिश कि मैं किसी तरह इस चीज़ को ओवर कंपनसेट करूँ, है ना। एबिलिटी से बाहर जाके उस चीज़ को वो ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। एंड दैट कुड बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द एडोलेसेंट विद डिसेबिलिटी। ठीक है। सो हेयर वी कैन राइट कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जो मैंने ये हीरो वाला एग्जाम्पल दिया, आई होप, ये मैं इतना सारा यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बट आई विल जस्ट राइट कि हीरो की इमेज जो है, एक अगर है हीरो की इमेज जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन सम फील्ड, तो उसके ऑपोजिट जब चाइल्ड, ये एडोलेसेंट विद PWD अगर सोचेगा, यहाँ पे मैंने चाइल्ड लिख दिया ना, चाइल्ड नहीं है, ये चाइल्डहुड हो चुका है, एडोलेसेंट। ठीक है। एडोलेसेंट विद PWD का क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे, पुअर रिएक्शन यही होगा जो मैंने बताया कि हाँ भाई आई एम एट द बॉटम। ठीक है, ये उसका सबसे पहले तो ये रिएक्शन आएगा। एंड इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पुअर सेल्फ इमेज हो जाएगी। ठीक है, पुअर सेल्फ इमेज। इसके साथ साथ क्या होगा, सेंस ऑफ रिजेक्शन आएगा। और क्या होगा यहाँ पे, वो और क्या रिएक्शन के साथ, क्योंकि रिएक्शन होगा तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, है ना। या फिर दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं आपकी। तो एक और क्या रिएक्शन इसमें वो कर सकते हैं कि वो ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। जब उनको लगेगा कि मैं इतना पीछे हूँ, तो दे विल ट्राई टू ओवर कंपनसेट, एंड उसके चक्कर में वो चीज़ बहुत स्ट्रेसफुल एंड डैमेजिंग हो सकती है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ओवर कंपनसेशन can lead to या can be stressful, very stressful and damaging। ठीक है। ओके। तो इस टाइप की चीज़ का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आपने वो मूवी देखी होगी कोई मिल गया, है ना, ऋतिक रोशन वाली। तो जब तक वो एलियन से नहीं मिला होता है, तो उससे पहले की उसकी जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी इसी टाइप की होती है। ओके। सो जब तक उसको पावर्स नहीं मिली होती हैं। एंड यहाँ पे ये हमने देखा है कि एडोलेसेंस में मेन क्या इश्यूज वो फेस करते हैं। अब देखेंगे हम कि एक एडोलेसेंट विद डिसेबल्ड जो है उसकी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पे तो सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्मेशन हमने देख ली कि वो कैसे अपने आप को इंडिविजुएट करते हैं फ्रॉम द फैमिली, अपने रूल्स, अपने वैल्यू सिस्टम्स डेवलप करते हैं, अपने चॉइसेस बनाते हैं, अपने करियर एंड गोल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से एक पर्सन अपना जो है सेल्फ आइडेंटिटी बनाता है। लेकिन एडोलेसेंट विद डिसेबिलिटी की आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है वो अब हम देखेंगे। उससे पहले आप ये नोट डाउन कर सकते हैं।
ओके, सो जैसे मैंने बताया कि आपके एडोलेसेंस के टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सेल्फ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये लाइफ स्पैन साइकोलॉजी वाले यूनिट के लिए मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर आप डिसेबिलिटी वाली यूनिट कर रहे हैं एंड वहाँ एडोलेसेंस से क्वेश्चन बनना है तो डिसेबिलिटी आइडेंटिटी जो है या डिसेबल्ड आइडेंटिटी जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना। डिसेबल्ड आइडेंटिटी अब हम देखेंगे कैसे बनती है। इसको इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, डिसेबल्ड आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड इन विच स्टेज ऑफ लाइफ, एंड ऑप्शंस दिए गए हों चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, ओल्ड एज, इस तरीके से, तो यू शुड रिप्लाई एज एडोलेसेंस, ठीक है। आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन, ओके। सो डिसेबल्ड आइडेंटिटी हमेशा एडोलेसेंस की एज में बनती है, दैट यू शुड नो, ओके। स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है, बेसिकली इसकी शुरुआत हो जाती है, यू कैन से स्टार्ट डेवलपिंग इन एडोलेसेंस। अब यहाँ पे डिसेबल्ड आइडेंटिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मिला के ये आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो क्या होगा, सबसे पहले तो भाई वो डिसेबिलिटी ही होगी, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी, है ना। अब जो चीज़, एक इम्पेयरमेंट, एक डिसेबिलिटी, इतनी बड़ी चीज़ जो आ गई है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में, उसको इग्नोर करके तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकती, है ना। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो हो जाएगा दैट डिसेबिलिटी इटसेल्फ, ठीक है, द डिसेबिलिटी इटसेल्फ। एंड ये द डिसेबिलिटी इटसेल्फ क्या करेगी, लिमिटेशंस प्रोवाइड करेगी, है ना, रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करेगी किसी की भी पर्सनैलिटी को, किसी की भी आइडेंटिटी को। इसमें क्या आ जाएगा, लॉस एंड इम्पेयरमेंट जो भी है इशू वो आ जाएगा, फंक्शनल लिमिटेशंस आ जाएंगी, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, है ना, और जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, जो डिसेबिलिटी है वो खुद एक आइडेंटिटी का यहाँ पे पार्ट बन जाती है। लॉस या फिर इम्पेयरमेंट जो होता है, और क्या आता है यहाँ पे, लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो जाती है ना, फंक्शनल लिमिटेशन आ जाती है। इंसान पूरी तरीके से जिस चीज़ से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है उस चीज़ का जो फंक्शन होता है वो लिमिटेड हो जाता है, उस बॉडी पार्ट का फंक्शन। पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है ना, पूरी तरीके से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। एंड मैनेजिंग डेली एक्टिविटीज डिफ़िकल्टली, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में। इस तरीके से जो डिसेबिलिटी है वो आइडेंटिटी में इस तरीके से रोल प्ले करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाता है, डिसेबिलिटी हमने देख लिया, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा। अब जो हमारी सोसाइटी है, जैसे कि हमने चाइल्डहुड में भी देखा कि जो बाकी के बच्चे जो थॉट्स एंड रिएक्शंस लेके आ रहे हैं उसकी वजह से वो चाइल्ड कैसे इंटरनलाइज कर रहा है उस नेगेटिव स्टीरियोटाइप को, तो उससे भी उसकी सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी पे फ़र्क पड़ता है ना। तो इसलिए जो सोसाइटी है वो कैसे इस चीज़ को डिसेबल्ड का नाम देती है एंड क्या क्या एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम द पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो चीज़ जो है यहाँ पे आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। सो द डिसेबल्ड रोल, एक तरीके का वो रोल एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके दिस पर्सन इज हैविंग डिसेबिलिटी, सो इनको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से इनको एक्शंस करने चाहिए, इनको ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर इनको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या कुछ बोल दिया तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इस टाइप के जो एक्सपेक्टेशंस हैं
अबाउट हाउ शुड अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट एंड बिहेव, वो इस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, द डिसेबल्ड रोल इम्पोज्ड बाय सोसाइटी। सेकेंड इज द डिसेबल्ड रोल इम्पोज्ड बाय सोसाइटी, कि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से यहाँ पे इंसान बिहेव करें। ठीक है, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, तो उस तरीके से बिहेव करें। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कंप्लेंट ना करें, ठीक है, compete करने की कोशिश ना करें, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक सोसाइटी डिमांड करती है फ्रॉम द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, तो इसलिए उनकी आइडेंटिटी में ये चीज़ें भी आ जाती हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि ओके अब मुझे यहाँ कैसे बिहेव करना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द PWD's सेल्फ आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है आपका ऑर्गेनिक सेल्फ, आपका कोर सेल्फ। ठीक है, अब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को पता है कि ओके आई एम हैविंग दिस इम्पेयरमेंट, आई एम हैविंग दिस डिसेबिलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज कंप्लीट मी। ठीक है, आई एम मच बियॉन्ड दैट, है ना। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे को ऐसे ऐसे जगह पे रेस्ट्रिक्शंस हों, आई शुड बी ट्रीटेड इक्वली, आई शुड बी गिवन ह्यूमन ट्रीटमेंट, है ना, एंड आई ऑल्सो डिजर्व लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, तो ये आ जाती है उनकी सेल्फ आइडेंटिटी का रोल यहाँ पे, जिसमें कि वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक इम्पेयरमेंट या यही हमारी पहचान नहीं है, वी आर मच बियॉन्ड देन दैट, वी आर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो यहाँ पे कोर सेल्फ आ जाता है विच इज मच मोर देन द डिसेबिलिटी। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है। तो डिसेबिलिटी आइडेंटिटी एडोलेसेंस एज में बननी शुरू हो जाती है एंड उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो डिसेबिलिटी इटसेल्फ, दूसरा सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी ने क्या डिमांड करके रखा हुआ है, क्या रोल इम्पोज करके रखा हुआ है वो, एंड तीसरा उस पर्सन की खुद की अपनी कोर आइडेंटिटी। ठीक है, विच इज मोर देन दैट डिसेबिलिटी इटसेल्फ। ठीक है, एज अ होल ह्यूमन बीइंग वो आइडेंटिटी है। तो मे बी यू कैन नोट देम डाउन एंड देन हम आगे चलेंगे। ओके, अब हमने देखा कि डिसेबल्ड आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये डिसेबल्ड आइडेंटिटी फॉर्म होके या तो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो है एक विक्टिम की हो सकती है या फिर एक हीरो की हो सकती है। ठीक है, इन 3 कंपोनेंट्स को मिला के जो डिसेबिलिटी की डिसेबल्ड आइडेंटिटी बनती है, इट कैन बी ईदर ऑफ अ विक्टिम और अ हीरो। ठीक है, वो हम देखते हैं एक बार। All 3 components leads to the identity of a, या तो हीरो की आइडेंटिटी बन सकती है उस एडोलेसेंट की या विक्टिम की। ठीक है, हीरो की आइडेंटिटी कैसे बनेगी, जब उसका कोर सेल्फ काफ़ी अच्छा होगा, है ना, कि उसको पता है कि हाँ ठीक है एक इम्पेयरमेंट है, एक डिसेबिलिटी है, बट दैट इज़ नॉट माई कंप्लीट लाइफ, दैट इज़ नॉट कंप्लीटली मी। ठीक है, मेरे राइट्स हैं, मेरे गोल्स हैं, मेरे को वो सब करना है, न्यू स्किल्स मेरे को सीखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे पर्सन को अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स की अच्छे से अवेयरनेस आ जाती है। ठीक है,
नो द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपने हक के लिए वो पर्सन लड़ता है, ठीक है, फाइट फॉर राइट। स्किल्स डेवलप करता है ना, कंपनसेट, क्योंकि उसको पता है जो वीकनेस हो उसको तो कंपनसेट करके, स्किल्स लर्न करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना। सो डेवलप स्किल्स। ओह सॉरी, ये विक्टिम के अंडर लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, इसको यहां से हटा के हीरो कर लेते हैं। एंड यहाँ पे विक्टिम कर देते हैं, ठीक है। सो एक हीरो को क्या होता है, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में पता होता है, अपने राइट्स के बारे में पता होता है, एंड वो नई नई स्किल सीखते हैं अपने आप को डेवलप प्रोग्रेस कराने के लिए, ठीक है। एंड रोल मॉडल्स का सबसे बड़ा रोल रहता है, तो लर्न फ्रॉम रोल मॉडल्स, ठीक है। अब ये रोल मॉडल से लर्न तो करते हैं, लेकिन साथ में आप देख रहे हो इनकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि दे देमसेल्व्स प्ले द रोल ऑफ अ रोल मॉडल, है ना, तभी दे आर हीरो। ओके, सो प्ले अ रोल ऑफ रोल मॉडल, ठीक है। इस तरीके की इनकी आइडेंटिटी हो जाती है एक हीरो की। अब विक्टिम की आइडेंटिटी में क्या होगा कि वो हमेशा डिसेबिलिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, हमेशा फोकस में यही रहेगा कि ओके दिस थिंग इज़ वेरी बैड विद मी, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन द लाइफ, एंड हमेशा चाहेगा कि टू गेन सिंपैथी फ्रॉम अदर्स एवरी टाइम एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। एंड इसको ऐसे देखेंगे कि यही एक अल्टीमेट फेट है मेरी लाइफ का, नई स्किल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा सीखने में, ठीक है। तो इस टाइप का जो है इनका एटीट्यूड रहेगा। नो कंट्रोल ओवर डिसेबिलिटी, एक विक्टिम मेंटालिटी रहेगी। नो कंट्रोल ओवर डिसेबिलिटी, ठीक है। ब्लेम ऑन लक या अल्टीमेट फेट की तरह उसे काउंट करेंगे। कंसीडर एज अल्टीमेट फेट की ये इससे आगे अब और कुछ नहीं होना। और क्या करेंगे, हमेशा दिखाएंगे द नीड ऑफ डिपेंडेंस एंड सिंपैथी, मतलब कि ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं आएगी इनके अंदर, ठीक है। नीड ऑफ सिंपैथी एंड डिपेंडेंस। हालांकि यहाँ पे आपको फुल मतलब ऑटोनोमस होता हुआ इंसान दिखेगा, ठीक है। सो डेवलप स्किल्स एंड ऑटोनॉमी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये तीनों कंपोनेंट्स या तो विक्टिम की आइडेंटिटी बना सकते हैं या हीरो की आइडेंटिटी बना सकते हैं डिसेबिलिटी आइडेंटिटी वाले की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये देखा कि जो डिसेबिलिटी आइडेंटिटी है वो एडोलेसेंस में बननी शुरू हो जाती है। अब ये किस केस में होगा, ये उस केस में होगा ना जब बच्चे को ऑलरेडी डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसे पहले से डिसेबिलिटी थी एंड वो एडोलेसेंस में एंटर कर गया एंड वहाँ उसकी फिर डिसेबिलिटी आइडेंटिटी बननी शुरू होती है। लेकिन ऐसे भी तो पर्सन्स होते हैं जिनकी लाइफ में डिसेबिलिटी आती ही लेट है ना। ज़रूरी नहीं है कि एडोलेसेंट की एज तक उनके अंदर डिसेबिलिटी आ ही गई हो। कई बार एक्सीडेंट्स की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से जो है डिसेबिलिटी लेटर स्टेज में आती है लाइफ के, है ना। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कैसे होगी। अब सपोज करो एक इंसान है जिसको एडल्टहुड में कुछ डिसेबिलिटी आई है। अब उसकी जब वो एडोलेसेंस में था तब उसकी सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी लाइक एनी नॉर्मल पर्सन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि उसके अपने सेट ऑफ वैल्यूज एंड एवरीथिंग। अब क्या होगा, अब एडल्टहुड में जाके उसकी
डिसेबिलिटी आइडेंटिटी फॉर्म होनी शुरू होगी। तो ऐसे में ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाती है, बहुत अनसेटलिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है, कि उसको समझ नहीं आता, बिल्कुल उसके सामने ऐसे हो जाता है कि अभी एक क्षण पहले तो मेरी आइडेंटिटी ऐसी थी और आज एकदम से ही मुझे जो है इस टाइप की आइडेंटिटी मेरी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये एक बैटल की तरह उसे फील होता है, ओके। जबकि जो बच्चा पहले से ही उस लाइफ में गो थ्रू कर रहा है तो धीरे धीरे विद टाइम उसकी वो आइडेंटिटी, डिसेबल्ड आइडेंटिटी वैसे फॉर्म हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी जो कि लेट फॉर्म होती है उसमें उसको काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। बहुत ही डॉन्टिंग फेज होता है ये, ओके। सो क्योंकि वहाँ पे उसकी प्री मॉर्बिड आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ऑलरेडी एक सेल्फ आइडेंटिटी पहले होती है। सो आई होप ये आपको समझ आया है। तो अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि कब फॉर्म होनी शुरू होती है, तो एडोलेसेंस में शुरू होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा है कि जिसमें कि डिसेबिलिटी ही बाद में आई है, आफ्टर एडोलेसेंस आई है, तो हमें उसको उस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो मे बी यू कैन नोट इट डाउन और फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो हमने आइडेंटिटी फॉर्मेशन देख लिया इन एडोलेसेंस विद डिसेबिलिटी। अब एडोलेसेंस एज में और क्या होता है, आपका एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड चीज़ें आती हैं, है ना, मोस्टली करियर, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। तो ये तो हम पॉइंट उसमें भी कर चुके हैं, चाइल्डहुड में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या रहता है इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडीज, कि एकेडमिक्स पे कम फोकस होता है एंड मोर फोकस इज गिवन ऑन डेवलपिंग द लाइफ स्किल्स, ठीक है, एंड वोकेशनल स्किल्स, जिससे कि डे टू डे लाइफ आसान हो जाए, उस इंसान को वो सब कामों में ऑटोनॉमी हासिल हो एंड अपनी एक स्टेबल इनकम जनरेट हो, जिससे कि वो अपना आराम से गुजारा कर सकें, ठीक है, डिसेंट इनकम हो। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये हम पॉइंट्स पहले भी लिख चुके हैं, तो यू कैन नोट फ्रॉम देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा था यहाँ पे एडोलेसेंस में, दिस इज अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंट स्टार्ट एक्सेप्टिंग देयर सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो अब सेक्सुअलिटी एडोलेसेंट विद डिसेबिलिटी के केस में क्या रोल प्ले करती है। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो टीन्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं विद डिसेबिलिटी, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं कराया जाता, ठीक है। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, आपने देखा है, उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो टीनेजर्स होते हैं विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे जनरली इनको पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं होती है, नो सेक्स एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड, नो एजुकेशन और अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज़ गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को इनसे इतना रिलेट नहीं किया जाता, ठीक है, इस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है जनरली। क्योंकि वो सोचते हैं कि दे आर एसेक्सुअल, ठीक है, दे हैव सैडनेस अबाउट सेक्सुअलिटी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। तो ये एक धारणा की तरीके से बनाई हुई चीज़ है, ओके। अब इसका जो इम्पैक्ट है या इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, ठीक है। क्योंकि उनको सपोज करो अगर किसी को डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेग में इशू है, सो दैट डजंट मीन कि दैट पर्सन डजंट हैव इमर्जिंग सेक्सुअलिटी या दे डोंट हैव देयर प्रेफरेंसेस, है ना। तो लेकिन जो सोसाइटी है या पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि एज इफ दिस इज नॉट अ टॉपिक फॉर देम, ठीक है, एंड इसलिए वो उनको इस डायरेक्शन में एजुकेट नहीं करते, उनको अवेयरनेस नहीं देते। तो क्या होता है फिर, अब उनके ऊपर ये एक बर्डन आ जाता है, जो हमने सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्मेशन में पढ़ा ना, कि
सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना। तो यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर काफ़ी पड़ता है इस चीज़ का। वो एक इस बर्डन में आ जाते हैं साइकोलॉजिकली कि वी हैव टू एक्ट इन अ सोशिएबल एक्सेप्टेबल मैनर, ठीक है, कि जो लोग हमसे इतनी इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि वी आर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड दिस थिंग, सो वी शुड, हाउ शुड वी एक्ट, है ना, हाउ शुड वी टेल कि वी हैव द प्रेफरेंसेस। सो ये एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ हो जाती है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा खामियाजा इसमें और क्या होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ हाईली वल्नरेबल टू सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। एंड उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं किया जाता, तो उनको ये पता ही नहीं चलता हाउ कैन समबडी कमिट अ सेक्सुअल वायलेंस ऑन देम, ठीक है। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट जो है उनकी लाइफ में होता है इस चीज़ का। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल ये फीमेल्स के लिए होता है, मोर देन, दोनों के लिए ही होता है ऑफ कोर्स, बट इवन अगर हम कंपेयर करें तो फीमेल्स के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि सोसाइटी इवन कंसीडर कि इफ़ एक फीमेल है जिनको डिसेबिलिटी है, शी इज़ नॉट फिट फॉर मदरहुड, ठीक है, कि अगर इन्होंने मदर बनने की कोशिश की तो जो जीन्स हैं वो फॉल्टी आएंगे बच्चे में, या शी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड प्रॉपरली। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी कोई फीमेल है विद डिसेबिलिटी, शी शुड फॉरगो द रोल ऑफ मदरहुड, ठीक है, उनको मदरहुड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट स्पेशली फीमेल्स के ऊपर आते हैं, जिससे उनको और ज़्यादा आइसोलेटेड फील होता है, पॉवर्टी उनकी लाइफ में आती है, ठीक है, सोशल आइसोलेशन की तरफ वो जाती हैं एंड बहुत डिफ़िकल्ट उनकी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वी कैन राइट देम डाउन फ्यू थिंग्स। ओके, सो नो अवेयरनेस और एजुकेशन इज गिवन टू देम, ठीक है, एंड दे हैव टू एक्ट इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। टेबल मैनर about their emerging sexuality, ठीक है। दे आर हाईली वल्नरेबल। ये कितनी ही आयरॉनिकल बात है कि जो हाईली वल्नरेबल है इस चीज़ के लिए उन्हीं को गाइडेंस नहीं दी जाती है जनरली। ठीक है, और इट इज़ मोर स्ट्रेसफुल फॉर विमेन, है ना, फीमेल। considered as not fit for motherhood, ठीक है। सोसाइटी के क्या इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, दे शुड फॉरगो द मदरहुड, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगो मदरहुड, ठीक। इस चीज़ का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है फीमेल्स के ऊपर, सोशल आइसोलेशन उनके लाइफ में काफ़ी आ जाता है, ठीक है, एंड पॉवर्टी। जब लाइफ फैमिली वगैरह नहीं होगी तो पॉवर्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस पॉवर्टी यू कैन से, ओके। एडोलेसेंस में इतना ही है। नेक्स्ट हम करेंगे अडल्टहुड। सो इफ यू वांट यू मे नोट इट डाउन।
नो अवेयरनेस और एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा एडल्टहुड। अब अडल्टहुड में क्या होता है? अडल्टहुड में मेनली आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, प्रोफेशन है, फैमिली इंटीग्रेशन है, वो सब पीक पे होता है ना। फैमिली फॉर्म हो जाती है लोगों की, मैरिज एंड चिल्ड्रन होते हैं, जो एजिंग पेरेंट्स होते हैं उनकी केयर करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स वो करते हैं अपने फ्यूचर को लेके टिल द ओल्ड एज, या उसकी प्लानिंग्स, वो सब जो है अडल्टहुड में इंसान करना शुरू कर देता है, ठीक है, स्टेबल लिविंग के लिए। एंड इसके साथ साथ सोसाइटी में जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, सोसाइटी में रिकॉग्निशन इंक्रीज हो जाता है ना। अडल्टहुड में सोसाइटी में लोग जानने लग जाते हैं, ओके दिस पर्सन इज दिस, है ना, तो रिकॉग्निशन बढ़ जाता है सोसाइटी में, ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस में। एंड इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बिल्कुल इन द सेल्फ केयर, इन द फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, मेडिकल केयर, इन चीज़ों में अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते जब अडल्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। इनफैक्ट दे हेल्प चिल्ड्रन एंड एजिंग पेरेंट्स, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अडल्टहुड में होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या हो सकता है? या तो हो सकता है कि वो पहले से ही डिसेबिलिटी है उस पर्सन को एंड अब वो एडल्टहुड में पहुंच गया है, ठीक है, यानी कि अर्ली ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी हुआ है। तो उस केस में क्या होगा? अर्ली ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि पिछली स्टेजेस से ही लेके डिसेबिलिटी एडल्टहुड में वो पर्सन आया है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में डिसेबिलिटी की वजह से जो एजिंग है ना वो थोड़ी फास्टर होगी, ठीक है, इंसान की, और शॉर्टर लाइफ स्पैन हो जाएगा इस वजह से। लेकिन इनका जो सोशल पार्टिसिपेशन है वो बेटर होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही कोप करना, एडजस्ट करना सीख लिया होता है, तो इनका सोशल पार्टिसिपेशन बेटर होगा। एंड इनके जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा लो रहेगा, क्योंकि शुरू से ही डिसेबिलिटी जो है लाइफ का पार्ट थी, ठीक है। सो यहाँ पे अर्ली ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर है लाइफ में, अगर अर्ली ऑनसेट हो गया है तो लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाएगा, एजिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, एज विद डिसेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट रेट लो होगा इनका, ठीक है। एंड और क्या होगा? सोशल पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, ठीक है, बेटर सोशल पार्टिसिपेशन, बेटर सोशल पार्टिसिपेशन, क्योंकि बहुत शुरू से इन्होंने वो स्किल्स डेवलप कर ली हैं। अब अगर हम ऐसे इंसान की बात करें जिनको कि लेट आई है डिसेबिलिटी लाइफ में, ठीक है, या मे बी अडल्टहुड में ही आई है, तो उनकी सिचुएशन कैसी होगी, ठीक है, लेट ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब जैसे इनका सोशल पार्टिसिपेशन बेटर था, इनको क्या लगेगा? इनको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी लेट इनको हैंडल करना है लाइफ में वो सिचुएशन, तो उनको अगेन उनको टाइम लगेगा, उनको ऑलरेडी वो इतने एडल्ट हो चुके हैं, है ना, तो उस चीज़ में एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। सो टेक लॉन्गर टू एडजस्ट। ओके, और क्या होगा इसमें? इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिसेबिलिटी आने से पहले अच्छी स्किल्स सब कुछ एक्वायर किया होता है, विच इज़ मच मोर देन दैट जिनको पहले से ही डिसेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ये यहाँ पे अच्छा होगा, हाइयर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज कंपेयर टू दिस।
ठीक है। और क्या होगा, वीक सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटर सोशल पार्टिसिपेशन है क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही स्किल्स एक्वायर कर ली, वो कोप करना सीख लिया, लेकिन इनको ये जो है बहुत लेट आया है, तो अभी इनको जो पहले जिस ग्रुप के साथ जैसे इंटरेक्ट करते थे अब उससे डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो सोशल पार्टिसिपेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आप ये नोट कर सकते हैं। ओके, अब अडल्टहुड में और क्या आएगा कि अडल्ट का स्टेटस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तभी तो रिकॉग्निशन एंड सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है ना, क्योंकि एक अडल्ट स्टेटस आ जाता है पर्सन का, ठीक है। लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके केस में अडल्ट स्टेटस कैसा रहता है? अडल्ट स्टेटस फॉर PWDs, अगेन इसमें रोल किसका आ जाएगा? सोसाइटी का, है ना, कि जो सोसाइटी है वो जनरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनको अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करती, ठीक है। दे डोंट कंसीडर देम एज अडल्ट्स एंड उनके बिहेवियर से वो चीज़ें पता चल जाती है। जैसे यू माइट सी कि ऐसे ही हेड पे पैट कर देना, इस तरीके से जनरली हम जो एडल्ट्स होते हैं उनसे इस तरीके से बात नहीं करते हैं ना। एक बाउंड्री होती है, एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री होती है, वो चीज़ जो है यहाँ पे मिसिंग होती है। ओके, सो यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो उनको उस एडल्ट का दर्जा नहीं देते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कि अगर जो इनके असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं जैसे व्हील चेयर या कोई और डिवाइस हो गया, उसके साथ अननेसेसरली प्ले करना, है ना, या बहुत सेंसिटिव क्वेश्चंस करना। अब जनरली इतनी बाउंड्री होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान से, अडल्ट से स्पेशली कुछ सेंसिटिव या पर्सनल क्वेश्चन करने में हिचकता है, इतनी आसानी से नहीं करेगा, है ना। लेकिन इस केस में क्या करते हैं, दे डोंट कंसिडर देम अडल्ट, दे टॉक विद देम लाइक एज इफ दे आर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, एंड उनसे वो उस तरीके से सेंसिटिव क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे या उनको इस तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे कि एज इफ दे आर मैच्योर, दे आर मोर अडल्ट एंड the person with disability needs some guidance from them, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर यहाँ आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम सोसाइटी। सो दे डोंट, पीपल डोंट कंसीडर देम एज अडल्ट, ये सबसे इसमें ओके। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके के हैं। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन में भी वो इस टाइम पे पीक पे होते हैं, जनरली अच्छे रोल्स में होते हैं, है ना, अथॉरिटी पोजीशन पे होते हैं या फिर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, है ना, उस तरफ मेहनत कर रहे होते हैं। तो प्रोफेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है एडल्टहुड में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके ऑफ कोर्स पहले तो हायरिंग के ही चांसेस कम हैं, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, वेजेस हैं उनकी जो इनकम है वो कम है, एंड प्रमोशन के चांसेस उनके बहुत कम है, ठीक है। सो यहाँ पे भी उनको प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन, इनका सामना करना पड़ता है, ठीक। लो एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस एंड लो चांसेस ऑफ प्रमोशन, ठीक है। अब और क्या होता है एडल्टहुड में, मेन मैरिज एंड चिल्ड्रन, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जनरली इफ दे आर मैरिड,
पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जो मिडल अडल्टहुड होता है वहाँ पे इनकी जो मैरिज है इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एट द लेवल ऑफ कंपेनियनशिप, दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, ठीक है। सो मिडल अडल्टहुड में मैरिज बिकम्स स्ट्रॉन्गर। ओके, एंड पेरेंटहुड की बात करें अगर चाइल्ड की, तो ये कई बारी तो या मैक्सिमम केसेस में काफ़ी डॉन्टिंग टास्क होता है इनके लिए, क्योंकि इनको सेल्फ डाउट होता है ऑलरेडी कि, एंड स्पेशली ड्यू टू द सोसाइटी ऑल्सो, दे डाउट देमसेल्व्स कि पता नहीं हम अच्छे से ख्याल रख पाएंगे कि नहीं बेबी का, या कहीं अगेन फॉल्टी जीन्स की वजह से कुछ इशू ना आ जाए, है ना। तो समटाइम्स इट इज़ डॉन्टिंग, बट कुछ पेरेंट्स के लिए इट इज़ अ वेरी हैप्पी इवेंट एंड दे वांट टू हैव चिल्ड्रन, दे इंजॉय केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्लानिंग द ईयर्स फॉर देयर चिल्ड्रन कि ओके अब इस ईयर में बच्चे के लिए ये करेंगे देन ये करेंगे। तो इस टाइप से सम पीपल रियली इंजॉय इट एंड फाइंड इट अ हैप्पी इवेंट, लेकिन कुछ लोगों के लिए ड्यू टू सेल्फ डाउट दिस इज़ अ वेरी डॉन्टिंग इवेंट, ठीक है। सो पेरेंटहुड कुड बी डॉन्टिंग या हैप्पी इवेंट, दोनों टाइप के लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अडल्टहुड का। अब हम करेंगे ओल्ड एज। सो उससे पहले इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन। ओके, अब है हमारा लास्ट ओल्ड एज, है ना। अब ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, फिजिकल फंक्शंस, सेंसरी फंक्शंस, वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से ये अपने आप में ही एक डिसेबिलिटी की शुरुआत हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द एज, ठीक है, एजिंग की वजह से, या फिर डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है ना, ओल्ड पीपल की। तो यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ओल्ड एज के? फिजिकल, कॉग्निटिव, सेंसरी फंक्शंस स्टार्ट डिक्लाइनिंग, फिजिकल, कॉग्निटिव, सेंसरी फंक्शंस स्टार्ट डिक्लाइनिंग नॉर्मली, ठीक है। अभी हम पीडब्ल्यूडीज की बात नहीं कर रहे हैं। एंड मेडिकल का खर्चा बढ़ जाता है ना, फाइनेंसेस लो हो जाते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे तो इंसान कमा नहीं रहा होगा ना ओल्ड एज में, तो लो फाइनेंसेस हो जाते हैं। लॉस ऑफ कंपेनियन हो जाता है ना, पार्टनर की, लाइफ पार्टनर जो होते हैं या फ्रेंड्स जो होते हैं, हो सकता है कि किसी एक की डेथ हो जाए, तो लॉस ऑफ कंपेनियन या फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लॉस ऑफ कंपेनियन और फ्रेंड्स। और क्या होता है ओल्ड एज में? सबसे ज़्यादा सुसाइड देखने को मिलते हैं। सो हाई रेट ऑफ सुसाइड होता है यहाँ पे। ठीक है। एंड सोशल स्टेटस, जिसकी कि हमने बात की थी, जो एडल्टहुड में इतना रिकॉग्नाइज होता है इंसान, इतना इंटरेक्टिव होता है, ओल्ड एज में वो सोशल स्टेटस धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। ठीक है, उनको वो अपना स्टेटस जो है धीरे धीरे मिसिंग होता फील होता है। ठीक है, सो सोशल लॉस ऑफ सोशल स्टेटस धीरे धीरे लगने लग जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ में ओल्ड एज में क्या देखने को मिलता है। अब ऑलरेडी सपोज करो कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है एंड वो ओल्ड है, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सेंसरी फंक्शन डिक्लाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एजिंग, प्लस डिसेबिलिटी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ और ज़्यादा एलिवेट हो जाएगी, है ना। उसी तरह जो फाइनेंसेस हैं, वो फाइनेंसेस ऑलरेडी लो होते हैं, नॉर्मल भी मेडिकल के खर्चे इतने हो जाते हैं, लेकिन जो डिसेबिलिटी की वजह से जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी इसमें ऑन टॉप ऑफ दैट आ जाते हैं। ठीक है,
एक्सपेंडिचर्स ड्यू टू डिसेबिलिटी, ठीक है। एंड हाई रेट ऑफ सुसाइड नॉर्मली भी ओल्ड एज में ज़्यादा रहता है, एंड डिसेबिलिटी अगर है तो और भी ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब और क्या होता है, ये जो लॉस ऑफ कंपेनियन एंड फ्रेंड्स है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होता है फॉर अ नॉर्मल ओल्ड पर्सन, एंड अगर डिसेबिलिटी का होगा तो और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। अब पीडब्ल्यूडीज़ के केस में और क्या होगा कि उनको कांस्टेंट केयर की एंड नर्सिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक हेल्दी ओल्ड एज वाला पर्सन एटलीस्ट सेल्फ केयर थोड़ी बहुत खुद कर लेगा, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी वाला ओल्ड पर्सन है, कांस्टेंट उसको केयर एंड नर्सिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब ये तो हमने देख ली जो कि इम्पैक्ट करेंगे डिसेबिलिटी वाले ओल्ड पर्सन को। अब इसमें एक अच्छी चीज़ भी है जो उनकी लाइफ में होती है ओल्ड एज में, कुछ पीपल के लाइफ में, ठीक है। उनको क्या लगता है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ जाती है तो हम हमेशा देखते हैं ना कि ओके व्हाट वी हैव डन सो फार इन लाइफ, व्हाट वी हैव अचीव्ड। तो कई बार क्या होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को ओल्ड एज में आके ये लगता है कि सी व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, व्हाट आई हैव डेल्ट विद, एंड आई हैव बिकम सक्सेसफुल इन लिविंग एंड डीलिंग विद द लाइफ। तो ये उनके अंदर एक हैप्पीनेस लेके आती है, एक सेटिस्फैक्शन लेके आती है कि ओके आई हैव बीन सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओल्ड एज में ये सेटिस्फैक्शन उनके अंदर आती है। सो ये ओल्ड एज में उनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। ओके, सो दे शो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या PWDs show greater acceptance and satisfaction, ठीक है। इस एज में ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ओके, सो यहाँ पे ओल्ड एज का भी कंप्लीट होता है, एंड इसी के साथ आज की क्लास भी ख़त्म होती है। आज ये थोड़ी लंबी क्लास थी क्योंकि हर एक स्टेज पे यहाँ पे हमें देखना था कि क्या रिक्वायरमेंट है उस स्टेज की, कैसे नॉर्मल लोग जो है उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे PWDs को सामना करना पड़ता है, खुद अपने चैलेंजेस का, एंड कैसे दूसरे लोगों की वजह से हुए चैलेंजेस का कैसे सामना करना पड़ता है, एंड क्या उनके इम्पैक्ट्स रहते हैं। तो वो चीज़ हमें देखनी थी। सो इट वॉज लेंदी क्लास टुडे, बट इट इज़ फिनिश्ड नाउ, एंड आई होप ये आपको समझ आया है अच्छे से। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.